जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जान रेखक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जान रेखक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता पर बात करते हैं। तो अगर आपको आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या फिर सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233-86947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। देश का हर इंसान टैक्स देता है, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से दे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से दे, और वही टैक्स देश के विकास के काम आता है। देश की जो विकास है उसको गतिशीलता प्रदान करता है। इसीलिए हर इंसान को जानने का हक है कि उसका पैसा कब और कहां खर्च किया जाता है। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचनाएं उस तक उपलब्ध हों। इसीलिए 12 अक्टूबर 2005 को जब सूचना अधिकार कानून लागू हुआ तो उसकी जो आरटीआई की धारा जो 4 थी उसमें साफ लिखा गया कि 120 दिन के अंदर सभी सरकारी विभाग जो सूचनाएं हैं वो स्वतः जनता के सामने दे। वो चाहे अखबार के माध्यम से चाहे वेबसाइट के माध्यम से दे, या फिर वो वॉल पेंटिंग भी करा सकती है, ताकि हर इंसान को जो सरकारी विभाग से जुड़ी जो सूचनाएं हैं वो आसानी से मिल सके। और इसके लिए पीछे मकसद ये भी था कि लोग आरटीआई तब डालें जब उन्हें किसी सूचना की बहुत ही अधिक जरूरत हो या फिर बहुत गहराई से जानने की जरूरत हो, तब सूचना अधिकार कानून के तहत वो आवेदन करें। लेकिन आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 के बाद 2016 चल रहा है, लगभग 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में आज तक शायद ही देश का कोई ऐसा सरकारी विभाग हो जहां पर आरटीआई कानून की धारा 4 को पूरी तरीके से उसने फॉलो किया हो, लागू किया हो। इसी विषय पर हम बात करेंगे, और इसके लिए इसलिए बात भी कर रहे हैं कि डीओपीटी ने एक 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी कि आरटीआई की धारा जो 4 है उसको और कैसे मजबूत बनाया जा सके। उस कमेटी से सुझाव मांगे थे ताकि उस धारा को पूरे सरकारी विभागों में लागू कराया जा सके। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान आए हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं MM अंसारी साहब है, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, और जो डीओपीटी ने कमेटी बनाई थी उसके सदस्य भी हैं MM अंसारी साहब। इन्होंने भी सुझाव दिए हैं कि सेक्शन जो 4 है उसको क्यों और कैसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तो अंसारी साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। हमारे दूसरे जो खास मेहमान हैं अंजलि भारद्वाज जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता है, उनका अपने एक संगठन है सतर्क नागरिक संगठन, सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करती रहती है। तो अंजलि जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे खास मेहमान जो है वेंकटेश नायक हैं, CHRI के सदस्य हैं और आरटीआई का लगातार प्रयोग करते रहते हैं। तो वेंकटेश जी, आपका भी स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि जो डीओपीटी ने सर्कुलर जारी किया है और जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के क्या सुझाव हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस अपने स्टोरी में कि सेक्शन 4 जो आरटीआई की धारा 4 है वो क्या कहती है, जो 120 दिन के अंदर हर सरकारी विभाग को स्वतः यानी सो मोटो डिस्क्लोजर करना था अपनी सारी जानकारी, क्या वो अभी तक हो पाई है, इस रिपोर्ट में। 12 अक्टूबर 2005 को जब सूचना अधिकार कानून लागू हुआ तो देश में पारदर्शिता को एक ताकत मिली, क्योंकि सूचना ही पारदर्शिता का सबसे बड़ा माध्यम है। वैसे सूचना अधिकार कानून विश्व के 80 से अधिक देशों में लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। हर देश ने सूचना देने की समय सीमा निर्धारित कर रखी है। वैसे स्वतः जानकारी देने का निर्देश तो भारत सरकार ने भी दिया है, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग ने आज तक ऐसा नहीं किया। आरटीआई कानून की धारा 4 लोक प्राधिकारियों को बाध्य करती है कि कानून लागू होने के 120 दिन के अंदर सभी सरकारी विभाग अपने विभागों की सूचना सार्वजनिक करें, ताकि जनता को सूचना आसानी से मिल जाए। लेकिन आरटीआई कानून को लागू हुए 10 साल हो गए हैं। आज तक आरटीआई कानून की धारा 4 को सरकारी विभागों ने संजीदगी से नहीं लिया। सेक्शन 4 को लेकर डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक 2 सदस्यीय कमेटी बनाई ताकि सेक्शन 4 को और अधिक मजबूत बनाया जा सके और सभी विभाग जानकारी अपने वेबसाइट पर डालें। साथ ही जानकारी और सुविधा सेवा केंद्रीय प्रत्येक सार्वजनिक अधिकार खोले जाए। सारी जानकारी लोगों को प्रकाशन या इंटरनेट के माध्यम से दिया जाए। वैसे ये सभी सुझाव आरटीआई की धारा 4 की 16 उपधाराओं में पहले से ही है। सेक्शन 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि सेक्शन 4 है क्या। आरटीआई की धारा 4 को 16 उपधाराओं में बांटा गया है। 120 दिन में करनी थी सरकारी विभागों को सभी सूचना सार्वजनिक। ऑनलाइन, वेबसाइट, वॉल पेंटिंग के माध्यम से सूचना देनी थी। समाचार पत्रों, मीडिया प्रसारणों या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना लोगों तक पहुंचानी थी। धारा 4 के तहत सूचना सार्वजनिक करने के लिए बाध्य हैं सरकारी विभाग।
सभी सूचना स्थान विशेष की क्षेत्रीय भाषा में भी प्रसारित करने के निर्देश हैं। आरटीआई की धारा लागू करते ही सरकारी विभागों में बढ़ेगी पारदर्शिता। धारा 4 को सरकारी विभागों को 120 दिन में लागू करना था, वो 10 वर्षों में भी लागू नहीं कर पाए। सेक्शन 4 लागू होते ही जनता को मिलेगी सूचना की ताकत। 2 सदस्यीय कमेटी ने कई सुझाव दिए, जिसमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई सरकारी विभाग इसको लागू करने में दिलचस्पी दिखाएंगे। कमेटी के सुझाव और डीओपीटी का सर्कुलर ये साफ बयां करता है कि सूचनाओं के बाहर आने से ही देश में पारदर्शिता बढ़ेगी, जो कि लोकतंत्र को और भी मजबूत करेगा। तो आपने देखा हमारी इस कहानी में, इस स्टोरी में कि आरटीआई की धारा जो 4 है उसको कैसे मजबूत किया जाए। जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी थी, इसके साथ साथ एक और कमेटी बनी थी, उसने भी अपने सुझाव दिए हैं कि इस सेक्शन 4 को और अच्छी तरीके से मजबूत किया जा सके और देश के जितने भी सरकारी विभाग हैं वो इसका पालन करें। हम देखते हैं कि जब हम किसी भी सरकारी विभाग में दाखिल होते हैं तो सामने एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है सेवा में जन सूचना अधिकारी, अब प्रथम अपीली अधिकारी का नाम, किससे आपको जाके मिलना, ये भी आरटीआई कानून की धारा 4 के तहत आता है। तो हम सबसे पहला सवाल वेंकटेश जी आपसे करना चाहेंगे। 12 अक्टूबर 2005 को कानून लागू हुआ, लगभग 10 साल हो गए हैं, जहां 120 दिन के अंदर इस धारा को लागू होना था, पूरी तरीके से सरकारी विभागों को पालन करना था, आज तक नहीं हो पाया। क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इसको उस पुरानी कहावत के नज़र में देखता हूँ कि बिल्ली के गले घंटा कौन बांधेगा। कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर लोक प्राधिकरण को धारा 4 का अमलीकरण करना ज़रूरी है, लेकिन एक लोक प्राधिकरण में आमतौर पर देखा गया है कि 1 से ज़्यादा सरकारी अफसर रहते हैं, तो उनमें से कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, इसको लेकर परेशानी है। हर कोई यही सोचता है विभाग के अंदर कि ये लोक सूचना अधिकारी जो नामित हैं उनकी जिम्मेदारी है, हालांकि कानून ये नहीं कहता कि उनकी जिम्मेदारी है। ये पूरे लोक प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि अपने कामकाज के बारे में लोगों को 17 बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध करवाएं और उसको अगर अमलीकरण में लाना है तो मैं ज़रूरी समझता हूं कि जो विभाग के या लोक प्राधिकरण के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी हैं, उनकी समिति बननी चाहिए और उनको इस पर काम करना पड़ेगा, ना कि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए किसी कनिष्ठ स्तर के जो अफसर हैं उनके कंधों पर इसको छोड़ेंगे तो यही हाल हो रहा है कि अगले 10 साल में भी इसके ऊपर ठीक से काम नहीं हुआ। अंसारी साहब, आप केंद्रीय सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं, क्या दिक्कत देखते हैं आप? 10 साल हो गए हैं, जहां 120 दिन के अंदर लागू होना था आरटीआई की धारा 4 को, आज तक नहीं हो पाया। क्या ये दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये आरटीआई एक्ट का पालन नहीं हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 11 सालों में जब से ये एक्ट लागू हुआ है काफ़ी डिपार्टमेंट्स में काफ़ी पारदर्शिता आई है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसपेरेंसी आई है। लेकिन अब इसके बाद ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने सूचनाएं अभी नहीं दी, उनके ऊपर आरटीआई का कोई इम्पैक्ट वहाँ नहीं पड़ा है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दी उसका अपडेशन नहीं हुआ है। उसी सिलसिले में और इसी वजह से ये देखा गया, बल्कि 2 सालों में ये इस पे ऊपर बहुत बहस हो रही है कि आखिर कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और सेक्शन 4 जो सो मोटो डिस्क्लोजर है उसको किस तरह से प्रभावी और बनाया जाए। तो मैं आपको इसमें इस सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि डीओपीटी ने और ख़ास करके अब सीआईसी ने भी जो इनिशिएटिव लिए हैं वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो जिस सर्कुलर का आपने जिक्र किया जो डीओपीटी ने निकाला है, अगर इसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से अमल दरामद होता है तो मैं समझता हूँ कि ये आरटीआई में सेकंड स्टेज रिवोल्यूशन आएगा। और उसके मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या किया है। पहली बात तो ये कि अप्रैल 15, 2013 में जो सर्कुलर निकाला उसमें सबको कहा कि ट्रांसपेरेंसी ऑडिट होगी, यानी पारदर्शिता की जांच पड़ताल होगी और ये देखा जाएगा कि हर पब्लिक अथॉरिटी ने सेक्शन 4 का पूरी तरह से डिस्क्लोजर किया है नहीं किया। और वो जो हमारी जिस कमेटी का आपने जिक्र किया जिसमें मैं था और हमारे कोलीग एन तिवारी साहब थे, उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस की और हर सेक्शन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको फर्दर ब्रेकअप किया और वो ये बताया कि उसके क्या इंडिकेटर्स होते हैं ताकि जब भी कोई जाँच करना चाहे वो देख ले कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है या नहीं है। और
और ये एक तरह से वो बाइंडिंग भी कर दिया। और अभी जो 30 जून को जो DOPT ने सर्कुलर निकाला है उसमें इसका पूरा इस बात का पूरा ध्यान रखा है। उसमें कहा है कि हर पब्लिक अथॉरिटी एक अपनी इंटरनल कमेटी बनाएगी और ये देखेगी कि कौन सी ऐसी सूचना है जो बार बार मांगी जा रही है ताकि उसको कमेटी के सुझाव पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अंजलि जी, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आखिर क्यों नहीं लागू हो पाया है अभी तक RTI धारा की 4? उसके बाद हम कमेटी के सुझावों के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम सूचना के अधिकार कानून को देखते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट धारा अगर हम कह सकते हैं एक आम नागरिक के लिए वो धारा 4 है। क्योंकि कितने लोगों के पास हमारे देश में कितने प्रतिशत लोगों के पास वो संसाधन है कि वो पहले RTI एप्लीकेशन लगाएं, फिर पहली अपील में जाएं, दूसरी अपील में जाएं यदि उनको सूचना ना मिले। और कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अनेक प्रकार की ऐसी सूचनाएं हैं जो कि जनहित में है, उनको लोगों तक पहुंचाना पूरा तरह से ये दायित्व है सरकार का। अब क्यों नहीं होता है ये 10 साल के बावजूद? और देखने में बहुत सीधी सी चीज है, बताया जा चुका है क्या है। DOPT ने तमाम अभी तक बहुत सारी सर्कुलर्स जारी करे हैं, कमिटीज बिठाई हैं, क्यों नहीं हो रहा है? और इसके पीछे मुझे लगता है 2 ही कारण है। पहला कारण ये है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं है। ये बार बार कहा जाता है कि कानून के अंदर पेनल्टीज जो हैं वो सेक्शन 4 के नॉन कंप्लायंस पे नहीं जारी की जा सकती। अब एक ये मुद्दा जरूर है, पर हमें ये लगता है कि कानून के अंदर अभी भी इनफ प्रावधान है जिससे कि यदि चाहें तो सरकारें और इंफॉर्मेशन कमीशंस मिलकर एक सही तरीके से धारा 4 को लागू करा सकते हैं। इसमें जवाबदेही फिक्स करने का सबसे ज़रूरी जो काम है वो है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हर एक पब्लिक अथॉरिटी के, उनकी जिम्मेवारी बनती है। पब्लिक अथॉरिटी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी अपने में तो कोई ऑफिशियल को नहीं जाना जा सकता, उनके जो HOD हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है, उन पे जिम्मेवारी फिक्स करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज है कि जो कमीशंस हैं उनके पास सूचना के अधिकार कानून में कॉम्पनसेशन की, लोगों को मुआवजा देने की एक बहुत बड़ी एक राहत मिलेगी। बिल्कुल उनको एक पावर है। अब उस पावर को इस्तेमाल करने की जरूरत है जो कि हमने अभी तक किसी भी कमीशन में उसको पूरी तरह से यूज होते हुए नहीं देखा है धारा 4 के लिए। तो ये 2 चीजें हो नहीं रही हैं और धारा 4 का अनुपालन सही से अभी तक 11 साल होने को है और नहीं हो रहा है। अंसारी साहब, आप इस कमेटी के सदस्य रहे हैं, आपने जो देखा, क्या सुझाव आपने दिए और आपको लगता है कि इन सुझाव जो सर्कुलर निकला है इससे कुछ असर होगा? क्योंकि इससे पहले भी DOPT ने कई सर्कुलर निकाले हैं RTI धारा 4 को लेकर। नहीं, देखिए ये जो सर्कुलर निकाला है और जो डायरेक्शन दिया है पब्लिक अथॉरिटीज़ को, ये अपने आप में बहुत अहम है। वो इस तरह से कि उनको पूरा सुझाव दिया है पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि आप किस किस लेवल पे आपको कमिटीज़ बनानी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है बार बार मांगी जा रही हैं और उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, उनकी कमेटी होगी, ये तय करेगी कि आया क्या पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ उनको ये डायरेक्शन दिया कि एक उनके जो कमेटी वो खुद कंस्टिट्यूट करेंगे और वो सेक्शन 4 में जितनी भी आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन है उसकी वो जांच करेंगे, उसकी वो ऑडिट करेंगे और वो ऑडिट करके वो CIC को भी रिपोर्ट करेंगे और वो जो एनुअल रिपोर्ट बनती है उसमें भी ये सब चीज़ें आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अब तक जो ये RTI एप्लीकेशन डाली जाती थी जिसको हम कहते थे फ्रिवलस है, अननेसेसरी है और बिला वजह लोड बढ़ता था, बहुत सारी ऐसी जो अच्छी एप्लीकेशंस होती थी उसमें डिले होता था डिस्पोजल में। तो इन तमाम चीज़ें जो पहले की कमियां थीं, मैं समझता हूं कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये जो निकल कर आई हैं सुझाव वो बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और होंगी। इसमें इसलिए कि जब हर पब्लिक अथॉरिटी जो अपना ऑडिट कराना शुरू करेगी और जितने भी RTI के जो हम एक्टिविस्ट हैं या जो प्रोपोनेंट्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि आपने ऑडिट कराया नहीं कराया। ऑडिट करने के लिए या जो उसमें जो बहुत सारे एक्शन लेने हैं कि आपकी क्या इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होगी नहीं होगी, उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि एक वो स्टेज पे हम आ गए हैं जहाँ पे हमें ये उनको बताना होगा कि आखिर क्या इंफॉर्मेशन आपने दी नहीं दी। अच्छा, एक और भी बात है कि बहुत सारी जो वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी पब्लिक अथॉरिटीज वो इन्फॉर्मेशन देती नहीं, डोमेन में नहीं है, और दूसरी ये कि हैं तो बहुत पुरानी है। इस सर्कुलर में ये भी कहा है कि आप उसमें डेट भी डालेंगे कि कब आपने कब अपडेट किया है, ताकि इससे उनसे पकड़ हो पाएगी। और जब ये ऑडिट होगी तो ये तमाम निकल कर आएगी और रिफ्लेक्ट होगी CIC की रिपोर्ट में भी और पब्लिक अथॉरिटी की अपनी एनुअल रिपोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा दायित्व है, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जैसा अंजलि कह रही है कि उनके ऊपर पेनाल्टी भी लग सकती है, लोगों को कंपनसेशन, तो ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बढ़िया एक स्टेज तय हुआ है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो DOPT के उस कमेटी के सुझाव के बारे में बात कर रहे हैं जो सेक्शन 4 को मजबूत करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि RTI कानून के 10 साल हो गए, अभी भी हम इस मुद्दे पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि RTI की एक धारा 4 को अभी तक किसी भी सरकारी विभाग ने पूरी तरीके से पालन नहीं किया है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वेंकटेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप भी कमेटी के सदस्य रहे हैं, आपने सिर्फ सेक्शन 4 पर ही उसका सुझाव दिए हैं या फिर और भी RTI की धाराओं पर आपने देखा है कि नहीं सेक्शन 8 या फिर सेक्शन 24 पर भी कुछ बदलाव की जरूरत है? जी, जो अंसारी साहब और तिवारी जी का जो कमेटी थी, उन्होंने धारा 4 से भी परे कुछ अन्य प्रावधानों की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया था, और उसके उन मुद्दों को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। उनमें से एक है ये जो धारा 24 के तहत कानून के लगभग तकरीबन सारे जिम्मेदारियों से बाहर जिन संस्थाओं को आज के तारीख में केंद्र सरकार ने 25 संस्थाओं को बाहर रखा है, जैसे CBI हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या फिर CRPF हो, ITBP हो, असम राइफल्स हो, इस तरह की संस्थाएं। तो इनको बाहर रखने के पीछे जो रैशनल है, उसकी जो मंशाएं हैं और उद्देश्य हैं, उनका पुनरीक्षण करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था। और ये भी कहा था कि आइंदा से अगर आप कोई नई संस्थाओं को जो सुरक्षा से या फिर अद्यतन विभाग से संबंधित काम करते हो, उनको यदि आप अंदर लाना चाहते हो इस धारा 24 के दायरे में, तो आपको एक तो लोगों के साथ परामर्श करना पड़ेगा, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो उस धारा 24 में बताए गए जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक ही उनको लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। अब इस पूरे मुद्दे पर ये जो दिशा निर्देश आए हैं ये चुप हैं, और इसका समझ में नहीं आता कि क्यों, क्या कारण, वजह क्या है। क्योंकि कुछ ऐसे संस्था, हम लोगों ने एक केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय जो आए हैं पिछले 10 साल में, उनका एक अध्ययन करके हम लोगों ने खासकर उन धारा 24 के तहत जो बाहर रखे गए 25 संस्थाएं हैं, उनके संबंध में जो निर्णय आए थे उनका हम लोगों ने अध्ययन किया, और ये पाया कि अगर धारा 24 का उनको अगर सुरक्षा नहीं उपलब्ध होता तो वो सारे निर्णयों में उनके पास जो जानकारी मांगी जा रही है उनको देना पड़ता, क्योंकि उसी प्रकार की जानकारी अन्य विभाग जो धारा 24 के दायरे में नहीं आते हैं वो जानकारी उनको देनी होती है। केवल धारा 24 के आड़े में काफ़ी सारी जानकारियां जो सुरक्षा से संबंधित नहीं है, जो अद्यतन यानी इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, जो वहाँ के मुलाजिम हैं उनके सर्विस से संबंधित जानकारी है, या फिर पब्लिक को जो उनके बजट के बारे में या उनके रिक्रूटमेंट के बारे में जो जानकारी लेना होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है इस कानून के तहत उनको मिल नहीं रही। धारा को हथियार बना के सूचना छुपाई। बिल्कुल, तो हो ये रहा है कि धारा 24 का जो उद्देश्य था कि इनके जो देश की सुरक्षा से संबंधित, इंटेलिजेंस विभाग से संबंधित, इंटेलिजेंस के काम से संबंधित जो संवेदनशील जानकारियां हैं उनको गोपनीय रखा जाए, उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन जो असंवेदनशील जो जानकारी है जिनका खुलासा पब्लिक में किया जा सकता है, उनको छुपाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत दुखद की बात है। अंजलि जी, मैं एक सेकंड बताने ये चाहूँगा, जो वेंकटेश कह रहे हैं कि धारा ये सेक्शन 24 में जो एग्जेम्प्टेड हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर कोई करप्शन से रिलेटेड केसेस हैं या ह्यूमन राइट्स वायलेशन से, तो वो लाइफ एंड लिबर्टी का, तो वो उनको पब्लिक डोमेन में देना होगा। और मैं समझता हूँ कि CIC में इस तरह के इन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी केसेस आते हैं और पहले भी आए हैं। तो अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड मामले हैं या करप्शन से और वो इस्टेब्लिश होती है, तो CIC जो है इस मामले में सक्षम है और वो इन सब चीज़ों को जरूर देखते हैं। अंजलि जी, आप भी कमेटी के मेंबर रही, किन किन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया कि सेक्शन 4 सही तरीके से लागू हो ताकि लोगों को स्वतः जानकारी मिल जाए, RTI डालने की जरूरत ही ना पड़े? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो जिम्मेदारी तय करने की। उसमें कमिटी ने
एक मेरे ख्याल से यूनानिमसली ये एक सजेशन दिया था और उसको कबूल भी किया गया रिपोर्ट में कि जो एचओडी हैं उनकी परफॉर्मेंस का ये पार्ट है कि क्या धारा 4 का अनुपालन सही से हो रहा है, उनका डिपार्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब एनुअल अप्रेजल होता है, अपार जिसको कहा जाता है, जब एनुअल अप्रेजल होता है एचओडी का भी, उसमें इसको एक बिंदु बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पेनल्टी नहीं लग सकती, कोई बात नहीं, पर कहीं पे तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, किसी के तो परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और कहीं पे भी नहीं होगा इसका मतलब कि कोई मंशा ही नहीं है इसको सही से अनुपालन होने की। दूसरी बात ये थी, ये कहा गया था कि कॉम्पनसेशन का एक बहुत जरूरी इसमें मुद्दा बनता है। देखिए, एक वृद्ध महिला है जिनको पेंशन मिलती है, यदि पेंशन उनकी जो लाभार्थियों की लिस्ट है, बेनिफिशियरी की लिस्ट है, उसको लिस्ट को लगाना होता है धारा 4 के तहत बाहर। यदि उनकी पेंशन आनी बंद हो जाती है, उन्हें कहा जाता है आपका नाम काट दिया गया है, उनको बहुत साल तक इंतजार करके वो लाभार्थी की लिस्ट निकालवानी पड़ती है, उसमें उनका नाम होता है। तब इतने साल तक जो उनको पीड़ा सहनी पड़ी, वो जो जिसको लॉस और डेट्रीमेंट कहा जा सकता है, जो कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि फॉर एनी लॉस और डेट्रीमेंट कमीशन जो है वो उसके ऊपर कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। ऐसे तमाम मामले हैं जब धारा 4 का सही से अनुपालन नहीं होता, लोगों को लॉस डेट्रीमेंट सफर करना पड़ता है और कमीशंस का दायित्व बनता है कि वो ऐसे केसेस में कॉम्पनसेशन दें। और हमारा मानना है कि यदि अच्छे से कॉम्पनसेशन देनी शुरू हो गए कमीशंस, तो आप अपने आप ही एक दबाव पड़ेगा पब्लिक अथॉरिटीज पे, उन्हें जवाबदेही देनी ही होगी सीएजी की रिपोर्ट में कहीं और पे कि ये पैसा क्यों जा रहा है, आप सही से काम नहीं कर रहे इसलिए पैसा जा रहा है। तीसरी बात जो एक और मुझे लगता है कि ये जो जवाबदेही और कॉम्पनसेशन की कुछ बातें हैं, ये ओएम्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि अभी भी ओएम आ सकता है, जो कि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कितनी भी बातें करेंगे इसके आगे बात नहीं बनेगी। जो एक अच्छी चीज़ ओएम में ज़रूर आई है वो है कि सेटिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर। कहा गया था कि एक कमिटी बनाई जाए जिसमें सब स्टेक होल्डर्स को भी रखा जाए, बातचीत चलती जाए, जैसे कि अभी चर्चा भी हुई, और साथ ही में हर एक विभाग में एक इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, सूचना और फैसिलिटेशन केंद्र, जिससे कि लोगों को सूचना समय पर दी जा सके। और यदि कोई आता है मदद मांगने के लिए और वो सूचना वेबसाइट पे है, उनके पास इंटरनेट के से डाउनलोड करने का जरिया नहीं है, उसको प्रिंट आउट दिया जा सकता है, उनको वो दिखाया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है एप्लीकेशन डालने में, और यदि कोई पब्लिकेशन है उनको वो दी जा सकती है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो इस ओएम में आई है। अंसारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डीओपीटी ने सर्कुलर तो निकाल दिया, लेकिन क्या ये सही तरीके से लागू हो पाएगा? आपने सुझाव दिया, आप भी सदस्य रहे हैं, कमेटी आपकी बनी, क्या लागू हो पाएगा? नहीं, या फिर जो सुझाव दिया क्या डीओपीटी ने पूरे वही माने हैं क्या सर्कुलर में? क्योंकि सर्कुलर में मैंने जो देखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जाके सरकारी विभागों में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि डीओपीटी ने हमारी रिपोर्ट के बाद कई सर्कुलर निकाले हैं और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये, जो मैं आपको पारदर्शिता की जो जांच की बात कर रहा हूँ मैं, ये अब हर पब्लिक अथॉरिटी को करानी होगी और ये दिखाना होगा कि सेक्शन 4 में कितना सूचना जो है वो पब्लिक डोमेन में आई है, कितनी पारदर्शिता आई है। और जो आपने रिपोर्ट की जो बात कही, तो उस रिपोर्ट में हमने ये भी कहा है कि आरटीआई के तहत भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में देना है। हमारे पास और भी एक्ट हैं, जैसे पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट है या डेटा शेयरिंग एक्ट है और आईटी एक्ट है। अच्छा, दूसरी ये कि कुछ और भी जो हमारी स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा, उस मनरेगा में भी ट्रांसपेरेंसी के प्रोविजंस हैं, तो उनके अलावा आरटीआई में भी वो प्रोविज़न है। तो कहने का मतलब ये कि इन तमाम जो एक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी की जो प्रोविज़न है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात, जो ऑडिट के लिहाज से हमने इंफॉर्मेशन को कई सेक्शंस में ब्रेक किया है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस, यानी पब्लिक अथॉरिटी की क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उनके फंक्शंस क्या हैं, फिर उनका रिसोर्स एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर, और इससे तहत जितने भी पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनकी भी लिस्टिंग की है। इसी तरह से पब्लिक इंटरफेस और पब्लिसिटी, इससे रिलेटेड भी मैं आपसे बताना ही चाहूँगा कि ये इतनी डिटेल्ड हो चुकी है।
कोई इसके कोई ट्रांसपेरेंसी की कोई कमेटी भी बनेगी इसके बाद की, जो आपने सुझाव वही दिए तो मैं हैं, आपसे अर्ज कर रहा जी। हूँ, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब इसके बाद क्या होगा कि हर पब्लिक अथॉरिटी, जैसा अंजलि बता रही है कि वो कई कमेटी फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, इंटरनल कमेटी भी बनाएंगे, और उनका एक नोडल ऑफिसर होगा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा, जिसकी अपनी दायित्व होगी। यानी वो CPIO और पब्लिक फर्स्ट पब्लिक अथॉरिटी के अलावा वो होगा और उसी की जिम्मेदारी होगी। तो इससे आप बिल्कुल RTI के तहत या वैसे भी मालूम कर सकते हैं, और जब उनकी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट की रिपोर्ट होगी वो अलग से मांगेंगे कि तो इससे ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन सी सूचनाएं उन्होंने लिस्ट की है और कौन सी पब्लिक डोमेन में आई हैं और कौन सी अभी आनी बाकी है। तो हमें ये जो है नैरो डाउन करने में बड़ी आसानी होगी कि आखिर कौन सी पब्लिक अथॉरिटी और कौन सी इंफॉर्मेशन है जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक काफी बड़ा स्टेज हमारा तय हो जाएगा। वेंकटेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर कोई कमेटी निगरानी समिति बनती है वो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निगरानी समिति की संरचना पर सब कुछ निर्भर होता है, और सरकार कितना इस मुद्दे पर काम करने के लिए अपना इच्छा शक्ति दिखाएगा और उसको करके दिखाएगा, उस पर निर्भर है। अब इन्हीं दिशा निर्देशों में से एक बात जो छूट गई है, जो अंसारी साहब की कमेटी ने कहा था, वो ये था कि आज तक पिछले 10 साल में जो केंद्रीय सूचना आयोग ने अलग अलग मुद्दों पर जब निर्णय दिए और उनमें बताया कि फला प्रकार के जो जानकारियां हैं इनका खुलासा खुद ब खुद की जाए, यानी सेक्शन 4 के तहत, तो इनको लेकर जो मार्गदर्शन जो था उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आज की तारीख में सेक्शन 4 से आगे बढ़कर बहुत सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है जो खुद केंद्रीय सूचना आयोग कह रहा है इनका खुलासा होना चाहिए। जैसे किसी का मार्क्स हो या किसी का रिक्रूटमेंट के रिजल्ट्स हो, या फिर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों के रोज़मर्रे के जानकारियों के जो इंटरेस्ट है उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। मैं यही समझता हूँ कि अगर इस तरह की समिति बनेगी और उसमें न केवल सरकारी अधिकारी लेकिन आम जनता के प्रतिनिधि भी बनेंगे जो कानून को अच्छी तरह से समझते हों और इन सारे निर्णयों से वो वाकिफ हो, तो अगर वो काम करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है। समय की कमी, आप तीनों लोग मेहमानों ने यहाँ शिरकत की, इसके लिए शुक्रिया। आज हमने बात की RTI की धारा कानून जो 4 है वो अभी 120 दिन जहां लागू होना था कि RTI कानून जो 12 अक्टूबर 2005 को जब कानून आया 120 दिन के अंदर लागू होना था, आज तक लागू नहीं हो पाया। इसके लिए कमेटी बनी, कई सर्कुलर जारी हुए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस सर्कुलर का कितना प्रभाव पड़ता है और आने वाले दिनों में सरकारी विभाग जो हैं क्या वो RTI कानून की धारा 4 को सही तरीके से लागू कर पाते हैं, पालन कर पाते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, कॉपरनिक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।